आज हम पाठ 14 ज्यामिति कोण से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पटरी या प्रकार की मदद से बिंदुओं को मिलाकर निम्नलिखित आकृतियों को बनाओ। तो ये वर्ग दिया गया है और यहां पर ये बिंदुओं को मिला दिया गया है ना। यहां पर ये आयत बनाया गया है तो इसको मिला देते इस तरह। आप लोग पटरी की सहायता से मिलाना ताकि जो रेखाखंड बने वो सीधे और सरल बने, है ना। आयत की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। फिर ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहां पर ये वृत्त है, नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर खींचा जाने वाला पथ या बिंदुओं का समूह जो होता है वो वृत्त कहलाता है। 5 भुजाओं से घिरी बंद सरल आकृति को पंचभुज कहते हैं और यदि पांचों भुजाएं समान हो तो उसे समपंचभुज कहते हैं। फिर देखो और जोड़े मिलाओ। 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति ये त्रिभुज हो गई। 4 बराबर भुजाओं से मिलकर बनी आकृति तो ये हमारी वर्ग कहलाएगी। वर्ग की 4 भुजाएं कैसी होती? समान लंबाई की होती है। फिर 5 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को पंचभुज कहते हैं तो ये पंचभुज को मिला दिया गया। फिर 4 भुजाओं में से 2 आमने सामने की बराबर भुजाओं से मिलकर बनी आकृति ये आयत कहलाती है। आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं। एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं तो ये वृत्त हो गई। समझो और करो। बिंदुओं को मिलाकर आकृति बनाओ। माप लिखो आकृति का नाम। जैसे यहां आबा की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है ना। आशा की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर। इस तरह बासा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज बन गया। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु यानी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। अब इसमें बिंदुओं को मिलाकर आकृति बनानी है ना, फिर इसकी लंबाई नापनी है। तो यहां पर ये देखो, यहां से चलो तो 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर की लंबाई हो गई है। यानी आबा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह बासा की लंबाई नाप लेते हैं यहां से ये, तो आपको साफ दिख रहा होगा ये कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह दासा की लंबाई नाप लेते हैं। ये कितना? ये फिर 5 सेंटीमीटर है। बिंदु को बिंदु से मिला दिया गया। ये हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई। अब दासया को मिलाते हैं और ये भी आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर की है। ये भी 3 सेंटीमीटर की है। तो दा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है और ये समांतर भी होती है ना, और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। तो ये हमारी जो आकृति बन गई वो क्या बन गई? आयत बन गई। इसी तरह इसको देखें आबा को, ये हमारी लगभग 3 सेंटीमीटर है ये, है ना। इस तरह बासा को देखेंगे, ये लगभग जो जा रही है 1, 2 बीच में 2.2 मान सकते इसको। तो आबा की लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर और बासा की लंबाई वो 2.2 सेंटीमीटर है। ये कितनी? 3 सेंटीमीटर है। और जब इसको नापेंगे तो देखो 1, 2 तो 2.2 सेंटीमीटर निकल रही है। मिला देते हैं तो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर की दासा या सादा और ये 2.2 सेंटीमीटर है। ये भी हमारा क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। ये देखो आपको कितना नजर आ रहा है? बिल्कुल सही पहचान गए होंगे। 2 सेंटीमीटर की लंबाई है। इसको नापते हैं बासा को, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर।
तो सभी लंबाई के समान है, ये समपंचभुज बन गया। यानी आबा भी 2 सेंटीमीटर, बासा भी 2 सेंटीमीटर, सादा भी 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया? पंचभुज बन गया। तो यहां पे लिख देते हैं पंचभुज। कह रहा समझो और करो। आयत का परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां पर ये लंबाई है तो लंबाई आए, फिर चौड़ाई आया, फिर लंबाई आया, फिर चौड़ाई आई, है ना। यानी 2 बार लंबाई आई, 2 बार चौड़ाई आई, तो 2 कॉमन निकले, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां पर ये आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो लंबाई की जगह लिख दिया 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई की जगह लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप होता है 2, फिर लंबाई को ला लिखा, धन चौड़ाई को, अब मान रख देते हैं 2। लंबाई का मान 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई का मान 2.5 सेंटीमीटर है। तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 में 2.5 जोड़ें कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। अब 2 का गुणा करना है, 2 पंचे 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 छक्का 12 हासिल का 1 13, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 13.0 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर जो है वो आयत का परिमाप निकल आएगा। निम्न आकृतियों की लंबाई एवं चौड़ाई मापो और परिमाप निकालो। तो लंबाई को मापते हैं, ये देखो एग्जैक्ट कितनी है? 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, और जो चौड़ाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? अब यह लिखा 2 लंबाई धन चौड़ाई, मान रख देते हैं 2। लंबाई का मान है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान है 3 सेंटीमीटर। 2 5 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 8 हो गया। कोई निशान नहीं ब्रैकेट के आगे, है ना। तो 2 अट्ठे 16, और परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर हो जाता। इसी तरह इसकी लंबाई नापते हैं, और ये आपको नजर आ रही कितनी है? 4 सेंटीमीटर है लंबाई, और चौड़ाई कितनी निकली इसकी? 2 सेंटीमीटर निकली। आयत का परिमाप कितना होता? 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई का मान 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई का मान 2 सेंटीमीटर है। 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया, और 2 में 6 गुणा 2 छक्का 12 सेंटीमीटर। तो इस आकृति की परिमाप 12 सेंटीमीटर निकल आएगी। समझो और करो। वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग की चारों भुजाओं का योग, और 4 भुजाएं समान लंबाई की हो तो 4 बार भुजा जोड़ोगे, या 4 का भुजा में गुणा कर दो। यहां पर जो वर्ग है उसकी एक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा की लंबाई, और भुजा की लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। 4 पंचे 20 की 0 हाथ लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर जो होगा, या 10.0 सेंटीमीटर जो होगा, वो वर्ग की परिमाप निकल आएगी। वर्ग की भुजाओं को नापो और परिमाप बताओ। क्या भुजा की लंबाई नापनी है? तो यहां पे देखेंगे ये 1 से 1 और ये 2, लंबाई कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर हो गई। यहां भी नाप लेते इसको भी, ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर है ना। तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई कैसी? एक समान होती है। एक भुजा कितनी निकली? 2 सेंटीमीटर निकली। तो वर्ग की परिमाप का सूत्र लगा देंगे। तो 4 गुणे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर निकली, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर निकली, वो इस वर्ग की परिमाप हो जाएगी। यहां पे इसकी भुजा की लंबाई नापते हैं। आप देख रहे हैं कितनी निकल रही है? 1 2 3 4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है। इस तरफ से नाप लेते हैं तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही। तो एक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर हो गई। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी निकली? 4 सेंटीमीटर निकली। 4 में 4 गुणा कर 4 चौक 16 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग दिया है उसकी परिमाप निकली 16 सेंटीमीटर। हल करो तो इस
इसको आप लोग समझिएगा, मैं इस वाले सवाल को हल करता हूं। प्रश्न है, वर्गाकार चबूतरे की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई हमको दी गई है और चबूतरे का परिमाप बताना है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र लगा देंगे तो चबूतरे का परिमाप निकल आएगा। तो वर्गाकार चबूतरे की भुजा की माप 8 मीटर हमको दी गई है। चबूतरे का परिमाप चूंकि वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 और गुणे भुजा की माप कितनी, 8 मीटर है। तो 8 चौक 32 मीटर जो निकलेगा वो चबूतरे का परिमाप निकल आएगा। यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय 4 दीवारी 80 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी है। इसके चारों ओर 2 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जो विद्यालय की 4 दीवारी है, इसकी जो लंबाई है वो 80 मीटर है मान लिया, और जो चौड़ाई है वो 45 मीटर है। तो ये आयताकार बन गया। लंबाई जो है वो 80 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 45 मीटर है। परिमाप कितने निकले, 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत की परिमाप का यही सूत्र है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले अपन ने। मान रखते 2 लंबाई का मान 80, चौड़ाई का मान 45। 80 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। 125 में 2 का गुणा करोगे तो 250 मीटर निकल आएगी। तो एक चक्कर लगाने में जो दूरी होगी वो 250 मीटर तय करनी पड़ेगी। और बोले कितना, 2 चक्कर लगाना पड़ता है ना। तो 250 में 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 चक्कर लगाने तय दूरी, एक चक्कर लगाने 250 मीटर चलना पड़ता है। तो 2 चक्कर लगाने 2 गुणे 250, गुणा करें कितना आएगा, 25 दूनी 50 है ना। ये निकल आएगा 500 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्रमशः 3.5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर है। इसके तीनों ओर कितनी लंबी दीवार बनानी पड़ेगी। तो दीवार की लंबाई पूछ रहा है। ये त्रिभुजाकार पार्क है और तीनों भुजाएं की लंबाई कैसी, अलग अलग है। ये 3.5 मीटर हो गई, ये 4 मीटर हो गई, और ये 5 मीटर हो गई। तो तीनों भुजाएं की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा, और जो परिमाप निकल आएगा उतनी ही लंबी दीवार हमको बनानी पड़ेगी। तो त्रिभुजाकार पार्क की परिमाप, तो तीनों लंबाई जो 3.5 प्लस 4.0, 5 मीटर को 5.0 लिख सकते हैं। तो 0.05, तो ये 5 हो गया, दशमलव लगा दिया, 5 4 9 3 12। तो 12.5 मीटर जो हो वो त्रिभुजाकार पार्क की परिमाप की लंबाई निकली। तो जो दीवार की लंबाई होगी वो भी 12.5 मीटर की होगी। तो 12.5 मीटर लंबी दीवार बनानी पड़ेगी। चांदी की सहायता से कोण बनाओ। तो यहां पे समकोण बनाना, वह कोण जिसकी अंशीमा ठीक 90 अंश होती है। आपको कोण कैसे, ये जो बिंदु दिख रहा है ना, वो यहां पर आना चाहिए, इस वाले बिंदु पर। कौन सा वाला बिंदु, ये वाला बिंदु। और ये जो रेखाखंड जा रहा है ना, ये इसके ऊपर ठीक आना चाहिए। देखो हमने रखा इसको इस तरह, ये, और इसको इस तरह सीधा कर दिया। तो 90 अंश कोण जा रहा है यहां पर, ये बिंदु इस तरह लगा दिया हमने बिंदु। अब इसको तो ये कोण जो बन गया वो 90 अंश का बन गया है ना। वह कोण जिसकी अंशीमा ठीक 90 अंश होती है उसे समकोण कहते हैं। तो ये समकोण बन गया। यहां पर 110 अंश का कोण बनाना है। अब ठीक इसी तरह ये वाला जो बिंदु होगा है ना, वो इसके ऊपर आएगा, और ये जो रेखाखंड जा रहा है ना, वो ठीक इसके ऊपर आएगा। और फिर हम यहां से 110 अंश देखेंगे। ये जीरो वाली लाइन है, तो यहीं से पढ़ना चालू करेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 100 110 यहां पर, तो ये बन गया। तो वह कोण जिसकी अंशी माप 90 से अधिक और 180 अंश से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो ये क्या है, 90 से ज्यादा 110 अंश है और 180 अंश से कम होनी चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो ये हमारा अधिक कोण बन गया, और इसकी माप कितनी, 110 अंश। देखिए
ये 110 वाली रेस जा रहा है। अब ये बिल्कुल सीधा बना दो, है ना, तो 180 अंश कोण बन जाता है। वह कोण जिसकी अंशिमा ठीक 180 अंश होती है, ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। जैसे उसके ऊपर रखा तो ठीक इस तरफ आ गया। तो ये जो कोण बन गया वो कितने अंश का बन गया? 180 अंश का कोण बन। ये जो अंशी माप है वो 180 अंश की है। अब इससे तो अपन 180 अंश तक खींच सकते हैं, और ये कितना है? 260 अंश का है। तो 180 में कितना जोड़े 260 हो जाए? तो 80 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसको हल्का सा उल्टा इस तरह कर लिया। अब ये वाला बिंदु फिर यहीं पर आएगा, और 10 20 30 60 70 80, ये हो गया 80 अंश यहां। तो इसको मिला देंगे, तो ये जो कोण बन जाएगा वो हमारा ये वाला कोण वो 260 अंश का बन जाएगा। वह कोण जिसकी अंशी माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होती है उसे क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। अभी हमने इसकी चर्चा की थी, है ना, कोणों की, फिर वही आ गए। तो अपन इसके जोड़े मिलाते हैं। ये 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है। वह कोण जिसकी अंशी माप 90 अंश से अधिक होती है, 180 अंश से कम होती है, उसे अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी अंशी माप 180 अंश से अधिक हो 360 से कम होती है उसे क्या कहते हैं? वृहद कोण कहते हैं। तो इसको वृहद कोण से मिला दिया गया। वह कोण जिसकी अंशी माप ठीक 90 अंश होती है ना, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसको समकोण से मिला दिया गया। वह कोण जिसकी अंशी माप 0 से अधिक होती है, 0 डिग्री से, और 90 से कम होती है उसे उसे बोलते हैं न्यून कोण। तो इसको न्यून कोण से मिला दिया गया। और वह कोण जिसकी अंशी माप ठीक 180 अंश उसे बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। तो ये बन गया। अगला है बिंदु आ को बा से मिलाओ, कोण की नाप तथा उसका नाम लिखो। जैसे इन्हें बना दिया, अपन बनाते हैं। आ को बा से मिलाना है। ये जो कोण बने इसको पढ़ेंगे आ बा सा, या पढ़ सकते सा बा आ। जो बा है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। आ बा सा भी पढ़ सकते या सा बा आ भी पढ़ सकते, दोनों एक ही चीज है। सा बा आ। अब इसको नापते हैं कोण को। इसको आप देखेंगे ये 10 20 30 40 50 और 60 के ठीक बीचों बीच जा रहा है ना। तो इसको 50 60 की 55 अंश मान सकते हैं। तो ये वाला जो कोण बना वो 55 डिग्री का बना। और वह कोण जिसकी अंशी माप 0 से अधिक तथा 90 से कम होती है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो ये जो कोण बनने वाला है वो कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। इसको मिला देते इस तरह, है ना। ये थोड़ा ज्यादा निकल गया। इस कोण की माप करते हैं। तो ये नीचे से पर यहां से लाइन लाई तो यहां से पढ़ेंगे तो कितना जा रहा है? 120 अंश जा रहा है। तो ये जो बनने वाला कोण होगा वो 120 अंश का हो जाएगा। वह कोण जिसकी अंशी माप 90 अंश से अधिक होती है तथा 180 अंश से अधिक कम होती है, 90 अंश से अधिक होती है, 180 अंश से कम होती है, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो ये हमारा जो कोण बन गया वो 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, अधिक कोण। तो 180 से बनते 180 190 200 210 220 230, और 230 से ज्यादा है ना, और 240 से कम है, तो बीच में 235 मान लेते इसको। तो ये जो कोण बनने वाला है वो 235 अंश का कोण है, 235 डिग्री। और कोण क्या आएंगे? सा बा आ। तो वह कोण जिसकी अंशी माप 180 अंश से अधिक होती है और 360 अंश से कम होती है, ऐसे कोण को वृहद कोण कहते हैं। अब ये आप लोग नापिए, ये जो कोण निकलेगा ठीक 180 अंश का निकलेगा। ये हो गया सा बा आ, सा बा आ, ये 180 अंश का है। और वह कोण जिसकी अंशी माप ठीक 180 अंश होती है, ऐसे कोण को अपन ऋजु कोण कहते हैं। चित्र को देखकर कोणों को नापो और उनके नाम लिखो। तो कोण दा बा सा, तो दा बा
सा, ये वाला कोण बन रहा है। और ये वाला कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो ये वाला कोण है 90 अंश का, और वह कोण जिसकी अंशीमा ठीक 90 अंश होती है उसे समकोण कहते हैं। फिर कोण धाबासा, धाबासा, तो इस कोण की माप कितनी जा रही है? 130, और ये आगे 5, 35, 135 अंश की है। तो धाबासा का मान 135 अंश है, और वह कोण जिसकी अंशी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है, ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। फिर कोण नाबासा, नाबासा, ये सीधी रेखा हुई है ना, तो ये कोण जो बनेगा वो ठीक 180 अंश का बनेगा। तो नाबासा कोण की माप 180 अंश हो गई, और वह कोण जिसकी अंशी माप ठीक 180 अंश होती है उसको ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। पाबासा, ये पूरा कोण है ना पाबासा में। तो ये 90, फिर 90 180, और फिर 90 270, आप नापेंगे तो ये कितने अंश का निकलेगा? 270 अंश का निकलेगा। और वह कोण जिसकी अंशी माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होती है, ऐसे कोण को वृहद कोण कहते हैं। तो ये जो कोण होगा वृहद कोण हो जाएगा।